चलिए हम लोग देख रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉज। सिक्स्थ कॉज था हम लोगों का रिजिड सोशल क्लासेस स्ट्रक्चर, है ना। समाज में जो कास्टिज्म का माहौल था, भेदभाव था, उसके लिए हम लोगों ने देखा कि क्या कारण थे। उसमें सबसे पहला कारण था द कास्टिज्म वेयर प्रिवेलेंट, पर हर एक जगह कास्ट सिस्टम की प्रचलन वहां पे फैली हुई थी। साथ ही साथ जो सोसाइटी था वह अनेक वर्गों में विभाजित था, अपर क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, और इसी प्रकार से फ्रांसीसी बटे हुए थे। सोसाइटी वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी अपर एंड लोअर ग्रुप। जो अमीर और गरीब दो बड़ी खाई बन चुकी थी, जिसमें कि अमीर तो और अमीर होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। इन सोसाइटी के इन वर्गों को भेदभाव की दृष्टि से इतना देखा जा रहा था कि जो लोग वर्कर्स में काम करते थे, मिल्स में काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में काम करते थे, उन लोगों को, है ना, अधिक घंटे तक काम कराया जाता था और वेतन जो थे उसके मालिक डिसाइड करते थे, है ना। वह भी जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते उस हिसाब से उसके वेजेस नहीं बढ़ा करते थे, वेतन नहीं बढ़ा करते थे, है ना। यही कारण था कि धीरे धीरे जो मजदूर थे उन लोगों की हालत खस्ती होती जा रही थी, है ना। वो लोग बेसिक कमोडिटीज भी नहीं खरीद पा रहे थे। Many people did not buy the basic daily usage commodities, so they were very unhappy with the king. वो जो जीवन की जो मूलभूत जरूरतें होती है उसकी भी पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा वेतन से वह बहुत ज्यादा चीजों को तो खरीद नहीं पाएंगे, और यही कारण था कि खाने पीने तक की सामान भी वह सही से खरीद नहीं पा रहे थे। और खास करके, है ना, ब्रेड, जो कि हमारा सबसे अच्छा फूड था, है ना, जो फ्रांसीसियों का सबसे अच्छा फूड माना जाता था। और यही कारण थे कि वो लोग राजा से खुश नहीं थे, है ना। धीरे धीरे लोग विद्रोह की भावना उनमें जागृत होनी शुरू कर दी। ठीक है। अब इसके बाद था सेवंथ हमारा टॉपिक था, सेवंथ कॉज था। क्या सेवन कॉज है भाई? क्या सेवन कॉज है? क्या सेवन कॉज है? सेवेंथ कॉज था क्या? प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। सेवंथ कॉज प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, या सेकेंड स्टेट कर दो। सेकेंड स्टेट। क्लियर? अब क्या थे इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें थी। फर्स्ट स्टेट जिसको क्लर्जी कहा जाता है और सेकेंड स्टेट जिसको नॉबिलिटी कहा जाता है ना, वेयर प्रिविलेज क्लास, यानी क्या? फर्स्ट स्टेट कौन? क्लर्जी, एंड सेकेंड स्टेट नॉबिलिटी। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट were privileged group। ये लोग प्रिविलेज ग्रुप थे जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, है ना। कई तरीके के उनमें छूट मिल रही थी। They were exempted from all the taxes, है ना।
they were exempted from all the taxes. In fact, they live, है ना, they live a luxurious, चलो ठीक है भाई, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता, जैसे आज के नेता कर रहे हैं ना, कि जनता के ही पैसे से वो अपना आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही वहां के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग कर रहे थे। दे लिव ए लग्जरियस लाइफ, है ना, दे लिव ए लग्जरियस लाइफ बाय द टैक्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, बाय द taxes from third state, थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा जो टैक्स दिए जा रहे थे उससे ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। इनफैक्ट वह भी थर्ड स्टेट से टैक्स ले रहे थे। इनफैक्ट दे आल्सो कलेक्टेड टैक्स, दे आल्सो हैव राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, है ना। उसके पास अधिकार थे कि थर्ड स्टेट से जो, है ना, वह कलेक्ट कर सकते हैं अपना टैक्स, है ना। टाइल और टाइथ पढ़े थे ना, वह टैक्स जो है वह थर्ड स्टेट के लोग कलेक्ट किया जाता था, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग भी इसको कलेक्ट करते थे। कुछ तो फ्यूडल टैक्स कलेक्ट करते थे और कुछ टाइथ स्टेट के, है ना, चर्च वाले, पादरी, क्लर्जी, ये सब कलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है स्प्रीड ऑफ इनलाइटमेंट क्लास, जो एक नए वर्ग का उदय हुआ। एक नए वर्ग, कौन से वर्ग, है ना, इनलाइटमेंट क्लास की उदय हुई, है ना। एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो कि लोगों को अवेयर करने में, समझाने में सफल रहा। इनमें कई, है ना, दार्शनिक थे, इनमें कई फिलोसफर्स थे, और साथ ही साथ कई ऐसे लोग थे जो नोबिलिटी या क्लर्जी होते हुए भी उसमें जो खामियां उन्हें दिख रही थी, उनमें जो बुराइयां उन्हें दिख रही थी, उसके खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो क्या था? स्प्रीड ऑफ इनलाइटमेंट क्लास। नाइन्थ है स्प्रीड ऑफ एनलाइटनमेंट क्लास, स्प्रीड ऑफ एनलाइटनमेंट क्लास। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्या चीज था, तो इसमें देखते हैं। द थर्ड स्टेट मर्चेंट्स, क्या है? द थर्ड स्टेट मर्चेंट्स, द थर्ड स्टेट मर्चेंट्स, कॉमा, है ना, कॉमा, मैन्युफैक्चरर एंड ऑल एजुकेटेड, and all educated person believed that there should not be any privilege
है ना, देयर ब्लीड दैट, है ना, नो एनी प्रिविलेज गिवेन, गिवेन, है ना, गिवेन, गिवेन बाय, है ना, वर्थ, गिवेन टू द पर्सन ऑफ द सोसाइटी बाय बर्थ। वर्थ के आधार पर किसी को हम क्या नहीं दे सकते हैं, है ना, वर्थ जन्म के अधिकार से हम उसे विशेषाधिकार नहीं दे सकते। यदि कोई व्यक्ति, है ना, कोई प्रिविलेज क्लास में जन्म लिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जन्म से विशेष अधिकार मिल जाए। ये अधिकार उन्हें मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। मेरिटोरियस पर्सन ही अधिकार ले सकते हैं, है ना। यानी कि जैसे आज रिजर्वेशन हम लोग देखते हैं ना, तो वो जन्म के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। जो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जा सके। रिजर्वेशन उनको दिया जाए जो कि इस तरीके के, है ना, लाभ लेने के योग्य हो, न कि सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को। यही कारण था कि यहाँ पर भी हम लोग ने क्या कहा कि मेरिट के आधार पर ही लोगों को विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। कुछ some philosopher raise their voice against the king. Some philosopher raise their voice against the king. अब कुछ जो फिलोसफर थे उन्होंने, है ना, क्या किया, राजा के खिलाफ अपना आवाज उठाना शुरू कर दिया। उन्हीं में से जैसे हम लोग मानते हैं, है ना, जीन जैकब रोसो, है ना, और जीन पॉल, ये सब जो कुछ फिलोसफर थे, जॉन लॉक, ये सब जो कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने क्या किया, है ना, समाज में हो रहे इस तरीके के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, आवाज उठानी शुरू कर दी। तो क्या लिखेंगे, जॉन लॉक ने एक, है ना, जॉन लॉक कौन थे, फिलोसफर थे। जॉन लॉक फिलोसफर wrote two treatises, क्या, two treatises of government, है ना, two treatises of government in which he refused to absolute right on monarch। जॉन लॉक ने, है ना, एक फिलोसफर थे वो, जिन्होंने क्या किया, दो, है ना, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज किया कि कोई राजा एक भगवान की तरह वर्क करता है, यानी कि उसके जो शब्द हैं वह क्या है, भगवान, है ना, जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा का लकीर है जिसे कोई मिटाया नहीं जा सकता, जो कह दिए वही होगा। तो ऐसे ही राजा भी इस तरीके के ही काम करते थे, जो उन्होंने घोषणा कर दी, जो उन्होंने आदेश पारित कर दिया, उनके कामों को कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था। ये उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि कोई भी मोनार्क, कोई भी राजा जो है इस तरीके के काम नहीं कर सकता कि वह अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकता। वही एक नहीं है जो कि काम को पूरा खुद से कर सकता है। उसके लिए, है ना, न्याय संगत आवश्यकता होती है नेशनल असेंबली की। वो अगर इसको इजाजत देती है तो यह उस अधिकार का पूरा उपयोग कर सकता है ना।
लेकिन अगर वह कुछ रिफ्यूज करती है तो इसे फिर पारित नहीं किया जा सकता, वैसा उन्होंने रिफ्यूज किया, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट एक और है ना, रूसो। है ना, रूसो ये भी एक फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया है ना, कि उन्होंने डेमोक्रेटिक चीजों के बारे में रूसो प्रपोज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रपोज किया गया। अब कुछ ऐसे, हमने क्या कहा, कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कि है ना इनलाइटेड क्लासेस के थे, अपर वर्ग के थे, लेकिन वह चाहते थे कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई उसका अंत हो जाए। क्लियर, कुछ अंत हो जाए। तो अब यही इसमें और है कुछ, है ना, कौन थे, है ना, मिराबियो, है ना, born in noble family, but उन्होंने अपोज कर दिया, अपोज द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल privilege. He published journals and gave powerful speeches. कहता है कि उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दिया और उनके स्पीच से लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे करके इनलाइट होने शुरू कर दिए, है ना, इनलाइट होने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है आवे साई। ये बॉर्न हुए थे इन प्राइस्ट में, यानी कि पादरी के रूप में, है ना, इनका जन्म हुआ था पादरी के घर। रोट इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स called what is the third state, है ना। इन्होंने क्या लिखा, एक पैम्पलेट छपवाया जिसमें लिखा कि थर्ड स्टेट क्या है, क्या थर्ड स्टेट के लोगों के साथ क्या होता है। These things enlightened the people of France, है ना। इन सब चीजों से फ्रांस के लोगों के बीच में इनलाइटमेंट की भावना आनी शुरू हो गई, है ना, इनलाइटमेंट की भावना शुरू हो गई। ये हमारा क्या था, 9th कॉज था। क्या था, 9th कॉज। अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, नेक्स्ट कॉज इसका है जो कि हम आगे देखते हैं।